जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलपी एंड टेक्नीशियन साइंस पीवाईक्यू वार्म अप सीरीज के 9वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने एलपी एंड टेक्नीशियन साइंस पीवाईक्यू वार्म अप सीरीज का 8वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? विच इज द फर्स्ट मेटालिक एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? सोडियम, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान दीजिएगा, आपसे यह कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व यानी कि पहला मेटालिक एलिमेंट कौन सा है? मेरे मित्र, बात किसकी की जा रही है? आधुनिक आवर्त सारणी की। अच्छा, आधुनिक को छोड़िए, सीधे सीधे आवर्त सारणी अगर हम आपसे पूछें कि जरा सा आप हमें ये बताइए कि आवर्त सारणी क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी बड़े ही सरलता से जवाब देंगे कि गुरुजी, क्योंकि हमारे पास 118 तत्व हैं और इस 118 तत्व के गुणों को हम लोग एक साथ याद नहीं रख सकते, इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों के प्रयास से एक ऐसा टेबल बनाया गया जिससे हम लोग तत्वों के गुणों को आसानी से और सरलता से लंबे समय तक याद रख सकते हैं और सरलता से समझ सकते हैं, और उसी टेबल को हम लोग आवर्त सारणी कहते हैं। मतलब साफ है कि हम लोग अगर आवर्त सारणी की बात करेंगे तो कहेंगे सच अ टाइप ऑफ टेबल व्हिच इज एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ 118 एलिमेंट्स नोन एज पीरियोडिक टेबल। मतलब वैसा सारणी जिसके थ्रू हम लोग 118 तत्वों के बारे में आसानी से उसके गुणों को समझ सकते हैं, आवर्त सारणी कहलाएगा। मेरे मित्र, अगर हम लोग सीधे ये सवाल करते हैं कि गुरुजी आवर्त सारणी की खोज किसने करा, अगर हम लोग सीधे सीधे ये सवाल करते हैं कि आवर्त सारणी की खोज किसने करा, आवर्त सारणी की खोज, तो आप सभी बड़े ही सरलता से जवाब देंगे कि गुरुजी मेंडलीफ ने करा। अब मेंडलीफ से प्रेरित होकर के मोसले साहब ने क्या करा, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करा। तो ये दो चीजें आप लोगों को कंफ्यूज करता है कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है और आपका आवर्त सारणी क्या है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी है उसी का संशोधित रूप आधुनिक आवर्त सारणी है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था, जबकि मोसले का सर किस पे आधारित था? आप कहेंगे परमाणु संख्या पे आधारित था। मेरे मित्र, मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें टोटल आवर्त की संख्या कितनी है? 7। वर्ग की संख्या कितनी है? सर 18। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हाइड्रोजन की अगर बात करें स्थान की मेंडलीफ आवर्त सारणी में, तो मेंडलीफ साहब ने उसका जगह फिक्स नहीं कर पाए। उसी तरीके से मोसले साहब ने भी क्या करा, तो सर हाइड्रोजन को जो है, हाइड्रोजन को कहां पे रख दिया? तो आवर्त सारणी के वर्ग 1 में रख दिया, और साथ ही साथ कहां पे रख दिया? तो सर पहले आवर्त में भी रख दिया गया। यानी कि हाइड्रोजन, जिसको आवर्त सारणी में एक आवारा तत्वों के रूप में देखा जाता है या जिसको आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है, उसको आवर्त सारणी के वर्ग 1 और आवर्त 1 में रखा गया है। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करते हैं आवर्त सारणी के और तत्वों की, तो आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी हाइड्रोजन के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो सीधे सीधे हमारी नजर कहां पे पड़ती है? लिथियम पे पड़ती है। कहां पे पड़ती है? लिथियम पे पड़ती है। तो हम सभी लिथियम के बारे में क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि सर लिथियम जो है वो हमारा धातु है। क्या है? धातु है। और अगर हम लोग इसके आवर्त और वर्ग की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी लिथियम जो है, जो लिथियम है हमारा, ये आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में पाया जाता है। यानी कि आवर्त 2 में हमको क्या मिल जाता है? सर लिथियम मिल जाता है। और मेरे मित्र, अगर हम लोग इसके वर्ग की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी लिथियम जो है ये आवर्त सारणी के वर्ग 1 में ही पाया जाता है। मतलब अगर हम लोग अपने आवर्त सारणी की बात करेंगे तो जो हमारा क्षैतिज रेखा होगा, इस तरह की लाइनें आवर्त कहलाएगी और इस तरह की लाइनें वर्ग कहलाएगी। तो अगर हम लोग वर्ग 1 में आएंगे तो पहला तत्व तो हमको क्या नजर आएगा? सर वर्ग 1 में पहला तत्व तो हाइड्रोजन नजर आएगा, और दूसरे तत्व की बात करेंगे तो सर लिथियम।
अब मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि हाइड्रोजन आपका क्या है, आप कहेंगे गुरुजी ये अधातु है, और लिथियम क्या है, आप कहेंगे गुरुजी ये धातु है। आपसे सवाल क्या करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, तो पहला धातु तत्व आपको लिथियम नजर आता है, तो आप सही आंसर किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। और मेरे मित्र अगर यहीं पे सवाल आपसे पूछा जाता कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु की जगह अधातु तत्व कौन सा है, तब हम लोग हाइड्रोजन को टिक करते। ऐसे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो H2 की चर्चा की गई है, ये H2 हाइड्रोजन परमाणु को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन के अणु को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो आवर्त सारणी है उसका पहला धातु तत्व लिथियम, और पहला अधातु तत्व आप कहेंगे सर, पहला अधातु तत्व जो है वो हमारा क्या है सर, तो हाइड्रोजन है। आप सभी को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम लोग आवर्त सारणी के किसी एक वर्ग विशेष में तत्वों की व्यवस्था की बात करते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना कि वर्ग एक के तत्व जो हैं वो क्षारीय धातु कहलाते हैं, वर्ग एक के तत्व क्षारीय धातु। और अगर हम बात करेंगे वर्ग दो के तत्व की, तो आप सभी कहेंगे सर क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। तो मेरे मित्र ये चीज तो पहले से ही फाइनल है कि वर्ग एक और दो में जो हमको एलिमेंट मिलेंगे वे पूरे के पूरे क्या होंगे सर, मेटल होंगे, यानी कि धातु होंगे। लेकिन आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि एकमात्र अधातु जो धातु के साथ उपस्थित है, आप कहेंगे सर हाइड्रोजन। तो ये चीजें भी ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन आपका ऐसा अधातु है आपके पूरे आवर्त सारणी में जो किसके साथ मौजूद है सर, धातु के साथ मौजूद है। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये जो सोडियम है ये आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाएगा, तो याद रखिएगा कि सोडियम जो है ये आवर्त सारणी के वर्ग एक में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, वर्ग एक में पाया जाएगा। और मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि ये जो हीलियम है ये क्या है, अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस है। और जितने भी अक्रिय गैस हैं चिला जी, वे सब के सब आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पाए जाते हैं। क्योंकि H2 की चर्चा की जा रही है, इसके हम लोग आवर्त या वर्ग की चर्चा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आवर्त सारणी में तत्व के रूप में क्या किया गया है, तो सर जितने भी हमारे एलिमेंट हैं या कह सकते हो परमाणु के रूप में जितने भी हमारे तत्व हैं उसको सजाया गया है, न कि यौगिक के रूप में। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखना। बहरहाल आपका अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बड़ा ही सरल सा है कि भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called fallopian tube, placenta, uterus, cervix. What is the answer of this question? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे मित्र आपसे सवाल करा जा रहा है कि भ्रूण को, तो पहला सवाल ये है कि गुरुजी ये भ्रूण कैसे बनता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना, आप सबों को मालूम भी है कि अगर हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आप कहते हो सर लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, मेल और फीमेल। अब ये मेल और फीमेल जो हैं इसके क्या होते हैं सर, अपने अपने गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी कहेंगे सर स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स को ओवम। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मेल का स्पर्म और फीमेल का जो है सर ओवम जब एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होता है तब ये क्या बन जाता है, तो सर ये जाइगोट बन जाता है, यानी कि युग्मज बन जाता है। और वो फिर धीरे धीरे किस में तब्दील हो जाता है, एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण में तब्दील हो जाता है। अब ये जो भ्रूण है यही माता के गर्भ में विकसित होकर के न्यूबॉर्न बेबी का रूप लेता है, या फिर आप कह सकते हो बच्चे का आकार लेता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि किसी भी बेबी को मतलब उम्र में पलने में टोटल कितने महीने का समय लगता है, 9 महीने का समय लगता है। तो जाहिर सी बात है कि उसको तो पोषण भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए। अब ये न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, तो ये न्यूट्रिशन जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू, यानी कि माता के गर्भनाल के थ्रू क्या होता है, तो सर बच्चे को मिलता है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो सर आप कहेंगे सर वो जो विशेष उत्तक है वो क्या है, प्लेसेंटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं। अगर आप संरचना की बात करेंगे तो मेरे मित्र ये आप देख रहे हैं कि किसी गर्भ में पलता हुआ बच्चा है, और इसको जो पोषण मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, तो इस संरचना से मिल रहा है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी ध्यान में रखना, इसी को हम लोग गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा कहते हैं। ध्यान देंगे
यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब भी दिया हुआ है। ये क्या होता है गुरुजी? मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना, जब हम लोग फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय या गर्भाशय ग्रीवा, इन सब चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे ही हमारे सामने फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स जैसे टर्म आते हैं, ये सभी टर्म किससे कनेक्ट होते हैं सर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जो हमारा डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। और यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये बेसिकली क्या कहलाती है सर? इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। और किसी भी फीमेल के पास कितने ओवरी होंगे सर? दो ओवरी होंगे, एक ये और एक ये। मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये जो ओवरी है इसका काम क्या होता है? तो सर यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल गैमेट्स ओवम की जरूरत होती है, तो जो ओवम रिलीज होता है, यानी कि जो अंडा यानी कि एग रिलीज होता है, वो कहां से होता है सर? अंडाशय यानी कि ओवरी से होता है। कहां से होता है? अंडाशय यानी कि ओवरी से होता है। अब मेरे मित्र ये जो अंडा है ये स्पर्म के साथ डिफ्यूज होने के लिए भी आएगा। अब कैसे आएगा? तो सर इसको, इस अंडे को बाहर निकालने के लिए ये जो आप एक संरचना देख रहे हैं ये बनी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिका कहते हैं। जो क्या करता है सर? तो फीमेल के ओवरी से एग को बाहर ले आता है। मेरे मित्र ये जो फैलोपियन ट्यूब देख रहे हैं, यहीं पे क्या होता है? तो सर इंटरकोर्स के दौरान मेल का जो स्पर्म होता है, मेल का जो स्पर्म होता है वो ओवम के साथ अटैच होता है। मतलब फैलोपियन ट्यूब में क्या होती है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ध्यान में रखिएगा कि ये फीमेल का ओवरी जो है वो अल्टरनेट मंथ में क्या करती है? एग का प्रोडक्शन करती है। जैसे अगले मंथ, मतलब इस मंथ अगर इस ओवरी से ओवम निकल रहा है तो सर अगले मंथ जो है सर मतलब इससे निकलेगा, फिर अगले मंथ इससे नहीं निकलेगा, यानी कि अल्टरनेट रूप से, मतलब एक महीना इससे, एक महीना इससे, फिर अगला महीना इससे, फिर अगला महीना इससे, इस तरीके से साथ में नहीं होता है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट ध्यान में रखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है सर? यूटेरस यानी कि गर्भाशय बोला जाता है, जहां पे क्या होता है? तो सर किसी भी बच्चे का विकास होता है। और साथ ही मेरे मित्र जो यहाँ पे आपके ऑप्शन में फैलोपियन ट्यूब की बात की जा रही है, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? तो सर ओवरी से जो एग निकलता है उस एग का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहां पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब गर्भाशय यहां पे क्या कहिएगा कि सर ये वाला हिस्सा यूटेरस कहलाता है और यहां पे बच्चे का विकास होता है। और मेरे मित्र अब है गर्भाशय ग्रीवा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे इसको सर्विक्स कहते हैं। और ये क्या है? तो गर्भाशय का मुख इसे बोला जाता है। गर्भाशय ग्रीवा को क्या बोला जाता है? तो सर माउथ ऑफ यूटेरस बोला जाता है, यानी कि गर्भाशय का मुख जहां पे भी चर्चा होगा वो क्या कहलाएगा सर? सर्विक्स, यानी कि आप क्या कहेंगे? गर्भाशय ग्रीवा कहलाएगा। ये वाला संरचना आप देख रहे होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। तो जब भी सवाल करा जाए फैलोपियन ट्यूब, आप सभी कहेंगे सर निषेचन होगा। गर्भाशय तो आप कहेंगे सर बच्चों का विकास। गर्भाशय ग्रीवा आप कहेंगे गर्भाशय का मुख, यानी कि जो मतलब अपर पार्ट होगा, या आप कह सकते हो कि सर गर्भाशय का जो द्वार होगा वो गर्भाशय ग्रीवा कहलाएगा। और बाद बाकी जो भ्रूण को पोषण मिलेगी वो किसके थ्रू? आप कहेंगे सर प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड के एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया है। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक गई। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई है। बहुत सारे मित्र घबरा रहे होंगे कि गुरुजी इतना बड़ा सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे मित्र आसानी से सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे आपको ग्रेविटेशन का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। क्या है कंसेप्ट? तो पहला चीज ये कहा जा रहा है कि एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मतलब एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया। अब ये 35 सेकंड तक यात्रा कर रहा है सर एक कांस्टेंट स्पीड से। अब 35 सेकंड यात्रा करने के बाद इसमें कुछ खराबी आ गई और ये फिर क्या होगा? तो सर एक मुक्त निकाय के भांति कार्य करना शुरू कर दिया, यानी कि एक मुक्त निकाय के भांति यात्रा करना शुरू कर दिया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इतने देर में रॉकेट द्वारा कितना ऊंचाई कवर किया गया? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक स्थिर गति से, मतलब बोले तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो जाहिर सी बात है कि जब हमारा वेग ही नियत है तो त्वरण तो जीरो होगा। क्यों?
क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा तभी ना त्वरण होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये तो हमारा ऐसे ही 0 है। अब ध्यान दीजिएगा कि 35 सेकंड तक जो रॉकेट चल रहा है वो किसके थ्रू, फ्यूल के फोर्स के थ्रू, ईंधन की खपत हो रही है, उसका मैकेनिज्म काम कर रहा है तो ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे ही खराबी आई तो इंजन में खराबी आई तो रॉकेट का जो इंजन है वो काम करना बंद कर दिया। अब रॉकेट का इंजन जब काम करना बंद कर दिया तो वहां पे जब वो ऊपर में है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा और कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि लॉ तो यही कहता है। और मेरे मित्र आप सबको मालूम है कि अगर किसी वस्तु को चाहे उसको ऊपर फेंका जाए या फिर वो नीचे गिर रहा हो, गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा और कोई बल कार्य नहीं कर रहा होता है तो वस्तु मुक्त रूप में गिरती है। तो आप क्या कहेंगे कि सर पहले हम लोग यहाँ पे ये जो 35 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर गई है वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर जब मुक्त वस्तु की भांति चल रही होगी तब का निकाल देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, वही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा कि आपका u कितना है। आप कहेंगे सर u जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और कितना देर के बाद इसमें कुछ खराबी आती है, तो सर 35 सेकंड के बाद, यानी कि टाइम जो है वो आपका 35 सेकंड है। ए आप कहेंगे सर 0, क्यों? क्योंकि सर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहां पे कहा जा रहा है कि रॉकेट इज लॉन्च टू ट्रेवल वर्टिकली अपवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन विल बी 0। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट a इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि अगर हम s इक्वल टू बात करेंगे तो कहेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। तो हम कहेंगे सर ये पूरा का पूरा टर्म में 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे चला 1/2 अगुना 0 और टी स्क्वायर कर लोगे तो वैल्यू कितना आएगा? आप कहोगे सर जी 0। तो मेरा मित्र जो हमारा s है वो क्या हो जाएगा सर जी 20 अगुना 35, ये कितना हो गया सर 700 मीटर। ध्यान दीजिएगा ये 700 मीटर की दूरी कब कवर करा? तो सर जब वो 20 मीटर प्रति सेकंड के कांस्टेंट स्पीड से 35 सेकंड तक यात्रा किया तब उन्होंने 700 मीटर की दूरी कवर कर लिया था। अब जैसे ही 700 मीटर की दूरी पे गया सर इसके इंजन में कुछ खराबी आ गई, रॉकेट में कोई समस्या आ गई। अब ईंधन की आपूर्ति रुक गई, मतलब इंजन से जो इसको आगे बढ़ने के लिए बल मिल रहा था वो भी रुक गया। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग चल रहा है, मतलब मुक्त वस्तु की भांति कार्य करेगा। तो मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि सर जितना देर तक इसकी क्षमता होगी ऊपर जाने की वो जाएगी और एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पे अंतिम वेग इसका 0 होगा और वहां से फिर ये नीचे गिरना शुरू कर देगा। बस वही अंतिम वेग हमको ध्यान में रखना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी तब तो अगर अंतिम वेग 0 हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि ये हमारा रॉकेट है चला और ये 700 मीटर की रफ्तार 700 मीटर तक आ गया है। अब यहां पे इसको कुछ खराबी आ गई तो एक बाइगे थोड़ी नीचे गिर जाएगा। आप कहेंगे कुछ दूर और जाएगा ये अपने गति के चलते। तो हम मान लेते हैं कि ये इतना h गया और यहां पे भी इसका 0 हो गया। आप कहेंगे सर इसके बाद मुक्त वस्तु के भांति कार्य कर रही है, तो सीधे हम कहेंगे कि सर महत्तम पॉइंट पे जाएगा तो अंतिम वेग इसका 0 होगा। अब ये कितना महत्तम पॉइंट पे जा रहा है मुक्त वस्तु के भांति वो हमको नहीं मालूम है और वही निकालना है हमको। आप क्या कहेंगे सर जब मुक्त वस्तु के भांति जाएगा तो जी तो हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण तो फट से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यू तो हमारा वही रहेगा जो पहले चला है, कितना? तो सर जी 20 मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल सही है चला। आप क्या कहते हो कि गुरुजी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS होगा। क्यों? क्योंकि सर रॉकेट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने के क्रम में गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक लेंगे। तो आप कहेंगे सर v 0 का स्क्वायर करेंगे, u हमारा 20 का स्क्वायर, 2 g का वैल्यू 10 इंटू s, ये इधर आएगा तो आप कहेंगे सर 400 हो जाएगा माइनस में और इधर हो जाएगा 20s, ये माइनस इसके साथ कैंसिल और 20 भी सही 400, यानी कि s आपका कितना हो गया सर? आप कहेंगे सर 20। यहाँ पे 2GS के बदले आप h लिख लीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। चला जी ठीक है। तो ये जो h है वो आपका कितना हो गया 20 और पहले कितना चला था सर 700, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? टोटल हाइट हो जाएगा चला 700 प्लस 20 मतलब 720 मीटर। तो देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। मेरे मित्र बताइए ये सवाल आपसे नहीं बनेगा और मैंने पीछे के कई सेशन में
कई बार ये चीज आप लोगों के साथ चर्चा करा है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबों से जानने की इच्छा रखूंगा, और SW में सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही सरल सा सवाल कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू ग्लास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो पानी से भरे गिलास में नींबू को रखिए, हलवाई की दुकान में रस में डुबोया हुआ रसगुल्ला को देखिए, ये सब अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखता है। इसके पीछे रीजन क्या है सर? प्रकाश का अपवर्तन। आप जब नदी में रहते हैं, नदी के आसपास हैं, किनारे पे नदी में आप अपना पैर डुबोते हैं, वहां पे आपको आपका पैर वास्तविक आकार से थोड़ा सा फूला हुआ दिखता है, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब साफ है कि जो हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, कई दफा मैंने आपको बताया है कि जो ऑप्टिकल फाइबर आपका काम करता है किस पे? तो सर प्रकाश के आंतरिक परावर्तन पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। साथ ही जो आपका हीरा चमकता है किसकी वजह से? प्रकाश के आंतरिक परावर्तन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते। अब यहां पे है मेरे मित्र प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप सभी क्या देखते हैं कि जो शैडो बनता है, छाया बनता है, वो छाया आपका किनारे पे तीक्ष्ण नहीं होता है। मतलब क्या होता है सर? तो मतलब आप कह सकते हो एक तरह से उसका जो कोर होता है वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण नहीं होता, मतलब हम कह सकते हैं कि स्मूथ टाइप होता है। वो किसके वजह से? प्रकाश के विवर्तन के वजह से। अच्छा, कोई रूम में बोलता है और आप उसके आवाज को सुन पाते हो, या बगल वाले रूम से आवाज आती है, ध्वनि के विवर्तन के चलते। और प्रकाश का परावर्तन कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी कहेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, किसके चलते? प्रकाश के परावर्तन के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है? जंग, पुराना होना, अपचयन, अम्लता। क्या कहेंगे कि सर जो जंग है इससे जो पुल या फिर लोहे से बने हुए जंगले या धातु से बने हुए चीज होते हैं उसको नुकसान पहुंचता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि धातु जैसे कि लोहा आर्द्रता, अम्लता, इन सभी की उपस्थिति में क्या करता है? अपने ऊपर एक लेयर जमा लेता है जिसको हम लोग जंग के रूप में देखते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण यानी कि कोरोजन कहते हैं। और जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है चला जी Fe2O3 XH2O होता है। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। रेंसिडिटी, यहाँ पे रेंसिडिटी का मतलब पुराना होना नहीं होगा, रेंसिडिटी यहाँ पे फूड पॉइजनिंग से देखा जाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब आपका खाना बहुत ज्यादा समय तक वायु में खुला रहता है तो वो वायु के ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है, और इसको हम लोग रेंसिडिटी के रूप में देखते हैं। और मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉइलिंग ऑफ फूड कहते हैं। अपचयन, रिडक्शन आप सबों को मालूम होगा। अम्लता, एसिडिटी, सर जो मतलब एसिड की मात्रा है उसका इंक्रीज हो जाना, या मतलब किसी भी माध्यम का अम्लीय हो जाना, अम्लीयता कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा जा रहा है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थिति या विन्यास द्वारा, आप कहेंगे सर स्थिति ऊर्जा, विद्युत के चलते विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सर किसी परमाणु के चलते। याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा दो प्रकार के होंगे, एक होगा आपका नाभिकीय विखंडन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन ऊर्जा, और दूसरा होगा आपका नाभिकीय संलयन ऊर्जा। तो ये चीजें आप सभी ध्यान में रखना, ठीक है। बाद बाकी वस्तु के गति के चलते आप कहेंगे गतिज ऊर्जा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? क्या कहिएगा कि गुरुजी ये बल्ब है हमारा। क्या है? बल्ब है। और आप सभी क्या कहेंगे कि सर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैटरी, तो बहुत सारे मित्र क्या करेंगे कि सर हमको मालूम है बैटरी का सिंबल क्या होगा, क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये बैटरी हो गया। चला, गलत है। हमेशा याद रखना कि जब भी हम इस तरीके का सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा सेल है, और जो बैटरी होता है वो दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन होता है। तो जब भी हम बैटरी के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा, हमें ये ध्यान रखना होगा क्या कि जो हमारा संयोजन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। बैटरी के संयोजन में हमें दो सेल को रिप्रेजेंट करना होगा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक मिनट, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव होगा।
अगला है कि सर पलग कुंजी, तो पलग कुंजी जो है वो दो टाइप के होंगे, एक बंद और एक खुला। तो पहला याद रखिएगा, अगर आपको इस तरह का मिले तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर खुला, और अगर इस तरीके से इसमें डॉट दिखाई पड़े तो आप समझ जाना ये आपका क्लोज्ड स्विच है, ठीक है, पलग कुंजी। अब प्रतिरोध की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, प्रतिरोध का सिंबल हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। सर्किट, तो मेरे मित्र सर्किट जो है वो आप ये कह सकते हो कि विद्युत धारा का एक सतत बंद वक्र होता है जिसे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होते रहती है। हमेशा याद रखेंगे कि जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मैंने आपके साथ कई बार जिक्र करा है कि जब भी बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो आप सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या कहिएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एल्केन ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे वो संतृप्त हो जाएंगे, और अगर हम असंतृप्त की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कौन आ जाएगा, तो सर एल्कीन और एल्काइन आ जाएगा। मेरे मित्र आप देख लीजिए, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, ये सब क्या है, आप कहेंगे सर एल्केन ग्रुप के कंपाउंड, जबकि इथाइन आप कहेंगे सर एल्केन ग्रुप के नहीं है, ये क्या है एल्काइन ग्रुप के हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। मेरे मित्र आपको मालूम है कि सूरज हो, तारे हो, इन सभी में क्या है, तो सर पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा मौजूद है, और प्लाज्मा के मौजूदगी के चलते ही ये हम लोग को चमकीला दिखाई पड़ता है। जो हम लोग का पदार्थ का फोर्थ स्टेट है, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर की, फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो ये फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, आप कहते हैं सर प्लाज्मा है। और मेरे मित्र वास्तव में ये प्लाज्मा क्या है, याद रखिएगा आयोनाइज्ड गैस, यानी कि आयनीकृत गैस है। क्या है सर, आयनीकृत गैस है। और ये कब फॉर्म होता है, तो सर हाई टेम्परेचर पे, यानी कि उच्च तापमान पे। तो जो सवाल करा जा रहा है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण कम तापमान, आप कहेंगे नहीं, कम दाब नहीं, उच्च दाब नहीं, उच्च तापमान सही हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग ब्लड की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं, इसको तरल संयोजी उत्तक बोला जाता है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। मेनली अगर हम लोग इसके कंपोनेंट की बात करते हैं तो RBC आ जाता है, WBC आ जाता है, और सर आप कहते हैं सर प्लाज्मा होता है, और इसमें क्या मौजूद होता है, आप कहते हैं प्लेटलेट्स मौजूद होता है, प्लेटलेट्स मौजूद होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू आपके पूरे बॉडी में प्रवाहित होती है, लेकिन आपके बॉडी में जो CO2 होता है वो बेसिकली किसके थ्रू जाता है, तो सर ये जो प्लाज्मा है इसके थ्रू जाता है। तो मेरे मित्र आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, आप कहेंगे सर प्लाज्मा। क्या करता है सर, प्लाज्मा। बाद बाकी जो आपका सफेद रक्त कोशिका है वो क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे कि जो WBC है ये हमारे शरीर का सैनिक कहलाता है, और ब्लड प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने में क्या होता है सर, सहायक होता है। और साथ ही ऑक्सीजन का प्रवाह कैसे होता है, तो सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और अगर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाता है तो उसको हम लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। साथ में आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि रक्त में जो आपका भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे परिवहन करते हैं प्लाज्मा के थ्रू, तो किस फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, H2CO3 के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड होता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि एल्केन ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन ग्रुप का जो कंपाउंड होगा इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन ग्रुप का जो कंपाउंड होगा इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। मेरे मित्र यहां पे आपसे ये कहा जा रहा है कि किस यौगिक में डबल बॉन्ड है, तो ध्यान दीजिएगा कि इथेन और मिथेन की बात करेंगे तो ये C2H6 हो जाएगा और ये C2H4 हो जाएगा। ठीक है, C2H4 नहीं होगा, चला CH4 होगा, मिथेन CH4। ठीक है, और ये जो है इथेन वो C2H6 हो जाएगा।
अब एसिटिलीन की अगर आप बात करेंगे तो मेरे मित्र एसिटिलीन किसको बोलते हैं? एल्काइन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एल्काइन को। और एल्काइन ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एक बच गया हमारा इथीन, और जब यह बच गया तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और ऐसे याद रखिएगा कि जो एल्कीन ग्रुप के कंपाउंड होते हैं इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द फॉर्मूला ऑफ इथीन इज C2। और यहां पे C2 रख रहे हैं तो N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये हमारा C2H4 हो जाएगा। और C2H4 की अगर आप संरचना बात करेंगे तो ये इस तरह से जाएंगे और ये इस तरह से क्या हो जाएंगे मेरे मित्र ये हमारा इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। तो ये चीजें आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है। अंड कोशिका, तो सर जो अंड कोशिका अंड सेल है उसी को हम लोग अंड कोशिका कहते हैं। और साथ ही गुर्दा, तो आप सभी समझ रहे हैं कि गुर्दा का काम क्या होता है। आप सभी नीचे कमेंट करके बताइएगा कि गुर्दा का काम क्या होता है। मूत्राशय, तो ध्यान में रखिएगा मूत्राशय में यूरिन स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी, नहीं बनेगा, 1000 बार बताए हैं चिल्ला। और सही आंसर इसका भी हम आपसे उम्मीद करेंगे, ठीक है। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कि उस रूसी रसायनक का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य है। आप कहेंगे सर मेंडलीफ, क्योंकि मेंडलीफ ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आवर्त सारणी को बनाया और उन्होंने आवर्त नियम दिया था कि तत्वों का गुण उसके परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है? आवधिक फलन, यानी कि आप कह सकते हो पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो आपका जो आंसर है वो है मार्कोविनको नहीं होगा, जेत्सेव नहीं होगा, जेलेंस्की नहीं होगा। मेरे मित्र जेलेंस्की अभी आप लोग बेलारूस और रूस के बीच में जो देख रहे थे सर, उसमें आपका जो बेलारूस का राष्ट्रपति था उसका नाम मेबी जेलेंस्की था। और मेंडलीफ आप कहेंगे सर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधे के विशेषता नहीं है, यानी कि डाइकोटिलेडन प्लांट्स का विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो द्विबीजपत्री होते हैं इसमें 2 बीज पत्र होते हैं। जो पौधे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका मोनोकोटिलेडन्स, एक आपका मोनोकोटिलेडन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको एक बीज पत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बीज पत्री। इसमें क्या होता है सर? एक ही बीज पत्र होता है। और जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं इसका जो जड़ होगा वो कैसा होगा? तो आप सभी याद रखिएगा फाइब्रस, यानी कि झखरा जड़ बोलते हैं इसको। और दूसरा होता है डाइकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। इसमें 2 बीज पत्र होते हैं और इसका जो जड़ होता है वो मूसल जड़ होता है, बोले तो टेप रूट होता है, टेप रूट। तो मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स पौधे में आप मतलब अंतर भी इसी तरीके से कर सकते हैं। जिस किसी भी पौधे का जड़ आपको झखरा दिखाई पड़े, जैसे कि प्याज झिल्लीदार जड़ होता है, मोनोकोटिलेडन्स है। तो जिस किसी भी पौधे मतलब पौधे का जड़ आपको झखरा फाइब्रस दिखाई पड़े वो मोनोकोटिलेडन्स होगा, और जिसका सर मूसल यानी कि टेप रूट जैसा दिखाई पड़ेगा वो क्या होगा सर? तो आप कहेंगे डाइकोटिलेडन्स होगा। कहा जा रहा है कि द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है, तो सर इसमें 2 बीज पत्र होंगे, ये तो विशेषता है। इन पौधे में एक टेप जड़ होगी सर, वो भी है, उसी को मूसल जड़ कहते हैं। इन पौधे में जालीदार वेनेसन होता है, बिल्कुल होता है। इन पौधे में तंतुमय जड़ें होती है, नहीं, फाइब्रस रूट नहीं होती है। तो सर ये विशेषता नहीं है और सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहा जा रहा है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। मेरे मित्र ऐसे समीकरण आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम PbNO3 होल 2 को गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा सर? लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनेगा। और ये जो NO2 मिलेगा आपको वो लाल भूरे रंग का गैस होगा, जो कि एक फ्यूम के तरह होता है, ब्राउन फ्यूम्स बोलते हैं, और इसको हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही सरल सा सवाल कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी के डैश मापने के लिए करते हैं। ओडोमीटर से हम लोग दूरी मापते हैं और स्पीडोमीटर से हम लोग गति मापते हैं। स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं चला जी? तो आप सभी याद रखेंगे गति मापते हैं, बाद बाकी दिशा दिक सूचक से मापा जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बायोगैस बायोमास से
किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है? विनाशकारी आसवन, शुष्क आसवन, प्रभाजी आसवन और वायवीय किण्वन। याद रखिएगा कि जो बायोगैस आपका बायोमास से बनता है वो किसके थ्रू? एनारोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू। अब ये बायोगैस क्या है मेरे मित्र? जो हम लोग कैटल डंग या फिर पेड़ पौधे के टहनियों को सड़ा गला करके उससे गैस प्राप्त करते हैं, एक्चुअली में वहां पे क्या हो रहा होता है सर? अवायवीय फर्मेंटेशन यानी कि अवायवीय किण्वन हो रहा होता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी विनाशकारी आसवन क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोयला से कोक का उत्पादन, कोयला से कोक का निष्कासन किस प्रक्रिया के थ्रू होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यानी कि विनाशकारी आसवन के थ्रू होता है। शुष्क आसवन, इसका कोई उपयोग नहीं करते हम लोग, शुष्क की बात ही नहीं करते हैं। बात करते हैं तो किसकी सर? प्रभाजी आसवन से। तो याद रखिएगा कि कोल तार यानी कि अलकतरा निष्कासन में, अलकतरा निष्कासन में हम लोग किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं। क्या है? तो सर जब दो लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है तब उसको अलग करने के लिए हम लोग प्रभाजी आसवन का उपयोग करते हैं। और ऐसे बहुत सारे पेट्रोलियम सब्सटेंसेस हैं जिसको उसके मुख्य पदार्थ से अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? विक्रम साराभाई नहीं, सत्येंद्रनाथ बोस बिल्कुल होगा सर, सीवी रमन नहीं, होमी भाभा नहीं। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था बीईसी को कहते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है सर? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट क्या है? आप कहेंगे सर ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, पदार्थ की 5वीं अवस्था है, 5वीं अवस्था है। अब इसमें जो बॉस है वो सत्येंद्रनाथ बोस के बोस शब्द से लिया गया है और आइंस्टीन जो है वो आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन आप सभी समझ रहे होंगे। तो ये थे आज आपके टोटल 20 क्वेश्चन और मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप सभी आसानी से समझ पाए होंगे। और ऐसा क्वेश्चन अगर दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।